ये एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला विचार है। मतलब अगर हम जरा सोचें, कैसे एक साम्राज्य जिसकी शुरुआत ही एक बेहद हिंसक और खून से सने तख्ता पलट से होती है। हाँ बिल्कुल, एक खूनी शुरुआत। हाँ, तो वो साम्राज्य अनजाने में भारत के इतिहास की सबसे लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और आम जनता द्वारा क्राउड फंड की गई कला को जन्म कैसे दे सकता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है। और यही बात इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी 2000 साल पुराने रहस्य को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की इस चर्चा का आधार प्राचीन भारतीय इतिहास का शुंग काल है। ये काल लगभग 185 से 73 ईसा पूर्व तक रहा। सही कहा। और इस डीप डाइव के लिए हम कुछ बेहद महत्वपूर्ण पुरातात्विक रिपोर्टों, अकेडमिक लेखों, ऐतिहासिक ग्रंथों और कोलकाता के इंडियन म्यूजियम के अभिलेखागारों को खंगाल रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत मौर्य साम्राज्य के पतन से होती है। महान सम्राट अशोक का युग काफी पीछे छूट चुका था। हाँ, और सत्ता अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के हाथों में थी। और फिर एक दिन एक सैन्य निरीक्षण के दौरान उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी। बाप रे, सीधे सेनापति ने ही राजा को मार दिया। बिल्कुल। ये एक बहुत ही नाटकीय बदलाव था। देखिए, सत्ता हथियाने का ये तरीका कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के साथ जो ऐतिहासिक विवरण जुड़े हैं, जो टेक्स्ट हमें मिलते हैं, राइट? हाँ, वे इस पूरे दौर को एक गहरी मनोवैज्ञानिक और राजनैतिक जटिलता दे देते हैं। अगर हम अशोकावदान या तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृत्तांतों जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखें, तो वो पुष्यमित्र को एक विलेन की तरह दिखाते सही हैं। कहा, वे उसे बौद्ध धर्म का एक बेहद क्रूर विरोधी के रूप में पेश करते हैं। इन स्रोतों में दावा किया गया है कि उसने बौद्ध मठों को चलाया और यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षुओं के सिर पर इनाम भी रखा। अब यहाँ थोड़ा रुक कर इन ऐतिहासिक दावों को समझना जरूरी है। इतिहास अक्सर उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जिनके अपने कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, है ना? हाँ, हर लेखक का अपना एक नजरिया होता है। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य यहाँ इन प्राचीन ग्रंथों के आधार पर कोई राजनीतिक या धार्मिक पक्ष लेना नहीं है। हम केवल उन पाठ्य स्रोतों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं, ताकि हम उनकी तुलना उस ठोस सबूत से कर सकें जो जमीन पर मौजूद है, यानी पत्थरों पर उकेरी गई असल तारीखें और कलाकृतियां। हाँ, और ये तुलना करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब हम ग्रंथों से हटकर जमीन पर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा है। अगर पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे, तो फिर ये कैसे संभव है कि उन्हीं के शासनकाल में या कहीं शुंग काल में ही भरूहुत और सांची जैसे विशाल और भव्य बौद्ध स्मारकों का इतना अभूतपूर्व विस्तार हुआ? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो हमें यह समझना होगा कि मौर्यकाल और शुंग काल के बीच समाज का आर्थिक और सामाजिक ढांचा कैसे बदल रहा था। मतलब सत्ता का केंद्र बदल रहा था? बिल्कुल। मौर्यकाल में खासकर अशोक के समय में स्मारकों का निर्माण पूरी तरह से शाही संरक्षण पर निर्भर था, जिसे हम रॉयल पेट्रोनेज कहते हैं। यानी खजाना राजा का था और आदेश भी राजा का था। सही। लेकिन शुंग काल आते आते ये शक्ति राजा के हाथों से खिसककर आम जनता और व्यापारिक संघों के हाथों में आ गई थी। इन व्यापारिक संघों को उस समय श्रेणी कहा जाता था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई थी कि आम लोग खुद ही इन स्मारकों के निर्माण का खर्च उठा सकते थे। उन्हें राजा के पैसों की जरूरत नहीं थी। एकदम सही। इसे एक कदम और आगे ले जाकर सोचें। भरहूत स्तूप की जो वेदिका यानी पत्थर की रेलिंग मिली है, उस पर खुदे हुए शिलालेख इस बात का अकाट्य प्रमाण है। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा था कि उन पर किसी राजा का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहां कोई राजा ये दावा नहीं कर रहा कि ये मैंने बनवाया है। इसके बजाय वहां व्यापारियों, आम गृहस्थों और यहां तक कि बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नाम दर्ज हैं। अरे वाह, ये तो प्राचीन भारत में क्राउड फंडिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, इसे हम एंशिएंट क्राउड फंडिंग ही कहेंगे। भले ही केंद्र में बैठा राजा किसी खास दर्शन का समर्थन न कर रहा हो, लेकिन समाज का वो वर्ग जिसके पास अब पैसा और प्रभाव था, वह अपनी आस्था को पत्थरों पर उकेर रहा था। बिल्कुल, कला का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हो चुका था। ये एक जबरदस्त सामाजिक बदलाव है। राजा की मर्जी से परे लोगों की इच्छा हावी हो रही थी। और इस जन भागीदारी का जो परिणाम भरूहूत और सांची में दिखता है, वो स्रोत सामग्री के अनुसार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
हाँ, भरहूत के स्तूप का विस्तार इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। स्रोत बताते हैं कि भरभूत का स्तूप मूल रूप से अशोक के समय में ईंटों से बना था, लेकिन शुंग काल में इन आम लोगों के चंदे से इसे एक विशाल पत्थर की रेलिंग से घेरा गया। और बाद में राजा धनभूति जैसे कुछ स्थानीय शासकों ने भी इसमें योगदान दिया। उन्होंने भव्य प्रवेश द्वार जुड़वाए, जिन्हें तोरण कहते हैं। और इन तोरणों और रेलिंग पर जो आकृतियां उकेरी गई हैं, वो हमें बहुत कुछ बताती हैं। वे दिखाती हैं कि कैसे एक नया धर्म आम लोगों की पुरानी मान्यताओं के साथ समझौता कर रहा था। हाँ, और यहाँ मुझे पुरातात्विक विवरणों में एक बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी। इस शुरुआती बौद्ध कला में भगवान बुद्ध को कहीं भी एक इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उनकी उपस्थिति को केवल प्रतीकों से दर्शाया गया है। बिल्कुल, जैसे एक खाली सिंहासन, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र या उनके पदचिन्ह। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए हम किसी बहुत बड़े और सम्मानित नेता की उपस्थिति को कैमरा में कैद करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके चेहरे की तस्वीर लेने के बजाय सिर्फ उस खाली कुर्सी की तस्वीर खींच लेते हैं जहां वे बैठते थे। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? वो खालीपन ही उस महान इंसान की मौजूदगी का सबसे गहरा और शक्तिशाली एहसास कराता है। वो खाली कुर्सी वाला उदाहरण इस कला शैली के पीछे के पूरे दर्शन को बहुत स्पष्ट कर देता है। कला के इतिहास में इसे एनाइकॉनिक कला कहा जाता है। एनाइकॉनिक मतलब जहां मूर्ति या मानवीय रूप ना हो। हाँ, ये सिर्फ सम्मान का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये गहरा दार्शनिक विचार भी था। विचार ये था कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो चुका है, जो भौतिक सीमाओं के पार जा चुका है, बिल्कुल, उसे किसी एक मानव शरीर की सीमा में कैसे बांधा जा सकता है। ये तो बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक सोच है। लेकिन और यहाँ एक और कॉन्ट्रास्ट आता है। इन गंभीर दार्शनिक प्रतीकों के ठीक बगल में पत्थरों पर जातक कथाएं और लोक कथाओं की पूरी एक रंगीन दुनिया बसी हुई है। हाँ, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है। महारानी माया के सपने का वो मशहूर दृश्य भी है, जहां एक 6 दांतों वाला सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। और सबसे दिलचस्प है यक्ष और यक्षिणियों का भरपूर इस्तेमाल। यक्ष और यक्षिणियां ये दरअसल प्राचीन भारत के मूल लोक देवता थे। वे जंगलों, नदियों और उर्वरता के रक्षक माने जाते थे। मतलब ये वे देवता थे जिनकी पूजा ग्रामीण और कृषक समाज सदियों से करता आ रहा था। सही कहा। अब जब एक नया और दार्शनिक धर्म फैल रहा था, तो उसे इन किसानों और आम लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हीं की भाषा में बात करनी थी। हाँ, ताकि लोग उससे जुड़ाव महसूस कर सकें। बिल्कुल। इसलिए बौद्ध कला ने बड़ी समझदारी से इन यक्ष यक्षिणियों को अपने स्मारकों के रक्षकों के रूप में शामिल कर लिया। तो ये एक तरह का सांस्कृतिक एकीकरण था। हाँ, जब कोई ग्रामीण व्यक्ति उस स्तूप के पास आता, तो उसे वहां अपने परिचित ग्राम देवता भी मिलते। इससे उसका उस नए दार्शनिक विचार से जुड़ना आसान हो जाता था। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका था। लेकिन इसी भरूच स्तूप पर कुछ ऐसा भी मिला है जो स्थानीय नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। अच्छा, विदेशी प्रभाव की बात कर रही हैं आप? हाँ, अगर हम मान लें कि ये सब आम भारतीय किसानों और व्यापारियों का काम था, तो फिर इसी स्तूप की एक रेलिंग पर एक यूनानी सैनिक यानी इंडो ग्रीक सैनिक की मूर्ति क्या कर रही है? ये सच में चौंकाने वाला है। स्रोत बताते हैं कि उस सैनिक ने यूनानी शैली का अंगरखा, जिसे ट्यूनिक कहते हैं, और भारी बूट पहने हुए हैं, और उसके बालों पर एक हेडबैंड है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित एक स्तूप पर एक ग्रीक सैनिक, ये कैसे हुआ? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये मूर्ति उस समय के भू राजनीतिक सच्चाई और वैश्विक जुड़ाव का एक जीता जागता दस्तावेज है। मतलब उस समय भी ग्लोबलाइजेशन था एक तरह से। हाँ, शुंग काल के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर इंडो ग्रीक शासकों का कब्जा था। ऐतिहासिक स्रोतों जैसे मालविकाग्निमित्रम नाटक और युग पुराण से हमें पता चलता है कि शुंगों और यवनों के बीच भीषण युद्ध हुए थे। यवन मतलब यूनानी? राइट। हाँ। ग्रीक सेनाएं लड़ते लड़ते पाटलिपुत्र तक आ गई थी। मथुरा में मिला यवन राज्य शिलालेख भी यह साबित करता है कि वहां यूनानियों का लंबा शासन रहा। तो अगर वे दुश्मन थी और एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे थे, तो फिर ये सैनिक कला का हिस्सा कैसे बना? क्योंकि युद्ध ही संपर्क का एकमात्र तरीका नहीं होता। युद्ध के साथ साथ एक बहुत ही गहरा कूटनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी चल रहा था। मतलब लोग आ जा रहे थे, व्यापार हो रहा था। बिल्कुल। विचारों की सीमाएं सेनाओं की सीमाओं से कहीं अधिक खुली होती हैं।
और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें विदिशा के हेलियोडोरस स्तंभ में मिलता है। स्रोत में दिया गया ये विवरण सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हेलियोडोरस स्तंभ का इतिहास तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, एक यूनानी राजा एंटियालकिडास अपना एक राजदूत शुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजता है। उस राजदूत का नाम हेलियोडोरस है। और आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि एक विदेशी राजदूत आएगा और अपनी श्रेष्ठता साबित करेगा। बिल्कुल, लेकिन इसके उलट हेलियोडोरस स्थानीय संस्कृति से इतना प्रभावित होता है कि वो खुद भगवान विष्णु का परम भक्त बन जाता है। हाँ, वो खुद को भागवत कहता है और उनके सम्मान में एक गरुड़ ध्वज स्थापित करवाता है। ये घटना इस धारणा को पूरी तरह से पलट देती है कि विदेशी सिर्फ हमलावर थे जो अपनी संस्कृति थोपने आए थे। हाँ, ये दिखाता है कि संस्कृति दोनों तरफ बह रही थी। हेलियोडोरस का ये कदम हमें बताता है कि प्राचीन दुनिया कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई थी। यूनानी भारत के दर्शन को अपना रहे थे और भारतीय कलाकार यूनानी मूर्तिकला की बारीकियों को देख रहे थे। क्या बात है। अब तक हमने बड़े पत्थर के स्मारकों की बात की है, जिन्हें बनाने के लिए पूरे समाज के धन की जरूरत थी। हाँ, स्तूप और रेलिंग। लेकिन अगर ये जानना हो कि उस दौर के एक आम आदमी के घर में क्या होता था, तो हमें पत्थरों से हटकर मिट्टी की ओर जाना होगा। टेराकोटा कला की ओर। बिल्कुल, हमारा ध्यान पश्चिम बंगाल के चंद्रकेतुगढ़ से मिली शुंग काल की टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी कला की ओर जाता है। आमतौर पर जब हम टेराकोटा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुम्हार की छवि बनती है जो अपने हाथों से मिट्टी के खिलौने बना रहा है, एक एक करके आराम से। हाँ, लेकिन चंद्रकेतुगढ़ की कहानी एक बिल्कुल अलग ही आर्थिक स्तर की ओर इशारा करती है। क्योंकि स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहाँ हाथों से मूर्तियां नहीं बन रही थीं, यहाँ डबल मोल्ड्स यानी सांचों का इस्तेमाल हो रहा था। और हमें ये पूछना चाहिए कि सांचों की जरूरत क्यों पड़ी। सांचों का सीधा अर्थ है बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रोडक्शन। बिल्कुल। इसका मतलब है कि समाज में एक ऐसा नया शहरी और धनी मध्यवर्ग उभर चुका था, व्यापारी, कारीगर, दुकानदार, जिनके पास अब खर्च करने के लिए काफी पैसा था। तो वो भी अपने घरों को सजाने के लिए कलाकृतियां चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे अमीर लोग करते थे। हाँ, और मांग इतनी ज्यादा थी कि कारीगरों को उत्पादन तेज करने के लिए सांचों का आविष्कार करना पड़ा। ये तो कला के क्षेत्र में एक प्राचीन औद्योगिक क्रांति जैसा है। हाँ, और इन मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो उकेरा गया है वो भी कोई आम ग्रामीण दृश्य नहीं है। वे एक बहुत ही विकसित और परिष्कृत शहरी जीवन की झलक देते हैं। मैंने पढ़ा कि वहां हाथियों को गुस्से में केले के पेड़ उखाड़ते हुए दिखाया गया है, तेज रथ खींचते हुए घोड़े हैं, और जो सबसे अजीब है वहां हिंसक जानवरों को पालतू जानवरों की तरह दिखाया गया है। हाँ, वो तेंदुए वाला दृश्य। वही, एक दृश्य में एक जोड़ा बाकायदा एक तेंदुए की पीठ पर बैठा हुआ है, जैसे वो कोई पालतू कुत्ता या घोड़ा हो। ये शायद उस समय के समाज की एक फैंटेसी या आदर्शवादी कल्पना थी, जहां इंसान और प्रकृति के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। यह काफी दिलचस्प नजरिया है। इसके अलावा चंद्रकेतुगढ़ की टेराकोटा में कुछ ऐसी संयुक्त आकृतियां भी मिली हैं जो आज के इंसान को भी हैरान कर देंगी। कंपोजिट फिगर्स की बात करें। हाँ, जैसे वो एक आकृति है जिसमें एक इंसान का शरीर है, लेकिन उसका सिर हाथी का है और वो अपने दोनों हाथों से एक ड्रम बजा रहा है। बिल्कुल। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 2000 साल पुरानी कोई ग्राफिक नॉवेल या कॉमिक बुक देख रहे हों। और क्योंकि आपने ड्रम और वाद्ययंत्रों का जिक्र किया है, हमें पुरातात्विक रिपोर्ट के उस हिस्से पर आना ही होगा जो महाराष्ट्र की भाजा गुफाओं के बारे में है। अरे हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, और सच कहूं तो ये मेरा इस पूरी चर्चा का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। भाजा गुफाओं का वो नक्काशी वाला दृश्य। हाँ, भाजा गुफाएं शुंग काल के आसपास लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। वहाँ एक नक्काशी मिली है जिसमें एक महिला नृत्य कर रही है और दूसरी महिला एक वाद्ययंत्र बजा रही है, जिसे स्पष्ट रूप से तबला पहचाना जा सकता है। अब जरा रुकिए और सोचिए। पीढ़ियों से इतिहास की किताबों और संगीत के घरानों में ये पढ़ाया जाता रहा है कि तबला भारत में बहुत बाद में आया। मध्यकाल में तुर्क अरब आक्रमणकारियों द्वारा लाया गया था। बिल्कुल, इसे अक्सर अमीर खुसरो के नाम के साथ जोड़ा जाता है। तो फिर 2300 साल पुरानी एक गुफा में एक महिला तबला कैसे बजा रही है? कि हमारा पूरा ऐतिहासिक और संगीतिक घटनाक्रम ही गलत है। देखिए, ये खोज इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि क्यों हमें केवल किताबों में लिखी बातों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जमीन पर जो सबूत है वो कुछ और ही कह रहा है। बिल्कुल, जब पत्थर पर उकेरा गया ऐसा कोई अकाट्य पुरातात्विक साक्ष्य सामने आता है, तो वो बिना सबूत के सदियों से चली आ रही मान्यताओं को
एक झटके में ध्वस्त कर देता है। ये तो है। यह प्रमाणित करता है कि भारत की संगीतिक और वाद्य परंपराएं और उनके ताल वाद्य बाहर से नहीं आए, बल्कि वे हजारों सालों से यहीं की जमीन पर विकसित हो रहे थे। मतलब इतिहास कोई ठहरी हुई झील नहीं है। एकदम सही। ये एक बहती नदी है जो हर नई खुदाई और नई खोज के साथ अपनी दिशा और अपना सत्य अपडेट करती रहती है। कमाल है। एक पत्थर की नक्काशी पूरे इतिहास को पलट कर रख देती है। चलिए अब इन बिखरे हुए सबूतों, पत्थरों, मिट्टी के सांचों और गुफाओं को एक ही जगह समेटने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पुरातात्विक अभिलेखों के जरिए हम कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम की गैलरी का एक मानसिक दौरा करते हैं। ये वही गैलरी है जहां भरूच का वो 9 फीट ऊंचा रेलिंग और 23 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार आज भी सुरक्षित रखा है। वो गैलरी असल में भारतीय मूर्तिकला के 1500 सालों के क्रमिक विकास का एक टाइम लैप्स वीडियो है। टाइम लैप्स कैसे? कि छेनी हथौड़ी चलाने की तकनीक विकसित हुई। शुरुआत भरूहुत की कला से होती है, जिसे स्रोत फ्लैट या सपाट मूर्तिकला कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सपाट। ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पर नक्काशी करने वाले कारीगरों ने पहली बार पत्थर पर हाथ आजमाया हो। आकृतियां पत्थर से बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकली हैं, वे थोड़ी सख्त लगती हैं। आपका विश्लेषण सही है, लेकिन जैसे ही आप कुषाण काल की ओर बढ़ते हैं, कला में एक विस्फोट होता है और वो 2 अलग-अलग स्कूलों में बंट जाती है जो अपने अपने भूगोल से काफी प्रभावित थे। हाँ, एक तरफ मथुरा स्कूल है जहाँ लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ये मूर्तियां बहुत ही मांसल हैं, उनमें एक अजीब सी सांसारिक ऊर्जा है। और एक तरह की कामुकता भी साफ दिखाई देती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ गांधार स्कूल है जो उत्तर पश्चिम में था, जहाँ यूनानी प्रभाव था। वहां बुद्ध की मूर्तियां किसी यूनानी देवता अपोलो जैसी दिखती हैं। उनके लहराते बाल हैं और कपड़ों की भारी परतदार सिलवटें हैं। और जब हम दक्षिण भारत की अमरावती शैली की ओर देखते हैं तो वहाँ सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ है। वहां की कला में एक गजब की गति है, डायनामिक मूवमेंट। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कथा दृश्यों में बहुत भीड़ भाड़ और हलचल है। सब कुछ जीवंत लगता है। लेकिन इन सबके बाद आता है गुप्त काल, जिसे भारतीय कला का स्वर्ण युग माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुप्त काल में आकर मूर्तिकला ने मथुरा की सांसारिक ऊर्जा और एक गहरी आध्यात्मिक शांति का एक परफेक्ट संतुलन पा लिया था। इसी समय सारनाथ स्कूल का उदय हुआ, जिसने गीले कपड़ों के प्रभाव का आविष्कार किया। गीले कपड़ों का प्रभाव? इसे ऐसे समझें कि जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत ही महीन रेशमी कपड़ा पहनकर नदी से बाहर निकले। हाँ, वेट ड्रिपरी। वो कपड़ा शरीर से इस तरह चिपक जाता है कि वो शरीर के हर घुमाव को स्पष्ट रूप से दिखाता है, बिना त्वचा को प्रदर्शित किए। गुप्त काल के कारीगरों ने कठोर पत्थर में ये पारदर्शी प्रभाव पैदा कर दिया था। ये कोई आसान काम नहीं था। बुद्ध की मूर्तियों पर कपड़ों की सिलवटें नहीं होती थीं, बस एक चिकना पारदर्शी आवरण होता था। ये शिल्प कौशल और आध्यात्मिकता का चरम बिंदु था। और अंत में जब हम उत्तर गुप्त या मध्यकाल की ओर आते हैं तो हमें बिहार और बंगाल के काले बेसॉल्ट पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं। और मध्य प्रदेश और ओडिशा की वो मूर्तियां। हाँ, वहां की सुरसुंदरियां, वे अप्सराएं जो ऐसा लगता है जैसे अपनी ही धुरी पर घूम रही हों। उनके मुड़े हुए शरीर पत्थर में एक ऐसी गतिशीलता पैदा करते हैं जो मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रही हो। तो इस सब का अर्थ क्या है? मतलब अगर कोई ये सोचे कि उसे 2000 साल पुराने इन पत्थरों या मिट्टी के टुकड़ों की परवाह क्यों करनी चाहिए, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये है कि ये कला सिर्फ संग्रहालयों में रखने की चीज नहीं है। ये हमारे वर्तमान समाज का सांस्कृतिक डीएनए है। कल्चरल डीएनए। बिल्कुल। शुंग काल में जो प्रयोग शुरू हुए, प्रकृति, आम जनजीवन और धर्म को एक साथ लाने के, उन्होंने एक ऐसा विचार तैयार किया जो केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। हाँ, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि ये विचार समुद्री व्यापार मार्गों के जरिए सीमाओं को पार कर गया। सही कहा। जब हम कंबोडिया से मिली गरुड़ की मूर्ति या इंडोनेशिया के जावा से मिले चतुर्मुख लिंग को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत केवल मसाले या कपड़े निर्यात नहीं कर रहा था। वो एक पूरा वैचारिक दर्शन भी निर्यात कर रहा था। जो कला भरहूत के आम व्यापारियों के चंदे से शुरू हुई थी, उसने आगे चलकर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यताओं को आकार दिया। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि कैसे आम लोगों के छोटे छोटे प्रयासों ने महासागरों को पार कर लिया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि शुंग काल एक ऐसा दौर था जिसने विरोधाभासों से जन्म लिया। बिल्कुल।
सत्ता भले ही हिंसा से हासिल की गई हो, लेकिन जमीन पर समाज के आम लोगों, व्यापारियों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों ने अपने दान और अपनी मेहनत से कला को एक नई और स्वतंत्र दिशा दी। यह हमें एक बहुत जरूरी सबक देता है। हाँ देखिए, इतिहास केवल उन राजाओं की कहानी नहीं है जो महलों में बैठते थे या युद्ध लड़ते थे। हाँ यह उन गुमनाम कारीगरों, कुम्हारों और आम नागरिकों की कहानी है जिन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने सपनों और अपनी आस्थाओं को चंद्रकेतुगढ़ की मिट्टी और भरहूत के पत्थरों में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। और यहीं से मेरे मन में एक अंतिम विचार आ रहा है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले के आम लोगों द्वारा दान की गई एक पत्थर की रेलिंग या सांचों से बना एक मास प्रोड्यूस्ड मिट्टी का खिलौना हमें उस पूरे समाज की कहानी सुना देता है। वो हमें बताता है कि वो क्या सोचते थे, क्या पहनते थे और किससे डरते थे। बिल्कुल। तो अगर हम एक ऐसे परिदृश्य के बारे में सोचें आज से हजारों साल बाद, जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारी वर्तमान सभ्यता की खुदाई करेंगे, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का वो कौन सा बड़ी पैमाने पर उत्पादित सामान होगा जो हमारी कहानी बताएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो हमारी तकनीक का प्रतीक कोई पुराना स्मार्टफोन होगा, या फिर कारखानों में बनी करोड़ों प्लास्टिक की बोतलें जो शायद कभी नष्ट ही नहीं होती? आज की हमारी इस सदी का वो टेराकोटा क्या होगा जो भविष्य को ये बताएगा कि हम असल में कौन थे? इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिए।